प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं भूगोल के लिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 और 4 नंबर के सारे प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, तो इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। एंड 20 जनवरी को आपका पेपर है। अगर आप पेपर में बैठने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन को देख करके जाना, अच्छी तरीके से याद करके जाना, क्योंकि बाद में आप लोग पछताओगे। देखो सबसे पहले 1 अंक के प्रश्न है आपके जो कि इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, किसी भी रूप में वो हो सकते हैं। देखो पहला है, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? डेनमार्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड, हाईलाइट यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट रहेगा आपका, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता था? तो कोल खहोज कहा जाता था। क्या? कोल खहोज। अगला हमारा आ जाता है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? देखो एक एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर लेना एंड ये मत सोचना कि ये नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो 131वां स्थान यहाँ पे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का था मानव विकास प्रतिवेदन में। नेक्स्ट है मानव भूगोल के जनक जन्मदाता है ना, तो रेट जेल को कहा जाता है। इनको याद रख लेना, कौन? रेट जेल है ना, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है विश्व का सबसे व्यस्त जो है समुद्री मार्ग है। यहाँ पे बहुत सारे जहाज आते रहते हैं, तो कौन सा? उत्तरी अटलांटिक। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सबसे सस्ता परिवहन तो जल परिवहन है। नेक्स्ट है, देखो एक एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे लेना एंड सारे क्वेश्चन याद करके ही जाना। जनगणना वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत था? तो 31.16% था 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण का स्तर। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रकार है? तो मृदा लवणता है ना। देखिए मैंने ऑप्शन यहाँ पे हटा दिए हैं, सीधे आंसर आपको दिया गया है ना। निम्नलिखित में से मतलब कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का कारक है? मृदा लवणता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, धार्मिक नगर है। धार्मिक नगर कौन सा है भाई? तो उज्जैन है, महाकाल की नगरी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सन 2011 की अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ है ना, तो ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार थी। नेक्स्ट है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो 18 मंडलों में बांटा गया है ना, 18। नेक्स्ट है हमारा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। तो मानव की है ना, मानव भूगोल में अस्थिर पृथ्वी और मानव की है ना, मानव के प्रका मध्य, मानव और पृथ्वी के मध्य मानव भूगोल में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, रेडिकल या फिर कहें कि आमूलवादी विचारधारा की निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो वो यथार्थवादी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसको याद कर लो अच्छी तरीके से, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि के रूप में होता है, कृषि के लिए होता है। अगला है, 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि क्या कहा जाता है? तो उसे स्थिर प्रावस्था कहा जाता है ना, क्या कहते हैं उसे? तो 1901 से 21 की जो अवधि है भारत की जनसंख्या की वृद्धि की, उसे स्थिर प्रावस्था कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है ना, जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है सबसे ज़्यादा, ये आप आंसर याद रखेंगे, बिहार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ कब हुआ? तो जनवरी 2014 में हुआ था। कब? 2014, याद रखिएगा, जनवरी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, परिवर्तन विकीर्ण बस्ती का उदाहरण क्या है? तो हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वो परिवर्तन विकीर्ण बस्ती है ना, तो ये रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो मानव बुद्धिमत्ता जो होता है, मतलब अन्योन्य क्रिया हो गई और महत्वपूर्ण कारक मानव के बीच में, ये हो जाता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य देश के आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है? तो ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे राज्य में, देश में, महाराष्ट्र में होता है, MH, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में विविधता खालिस्तान है। विविधता में एकता है, अनेकता में एकता, आपने पढ़ा होगा, तो विविधता अनेकता एक ही चीज़, तो एकता याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग खालिस्तान है, तो वो ट्रांस इंडियन है ना। नीचे हमारे 2, 3 व 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, पूरे याद करके जाना ताकि आपकी तैयारी हो सके, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगला है, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को किससे जोड़ती है? तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। तो याद रखना है आपको, जो वाराणसी का महामार्ग संख्या 7 है ना, वो कन्याकुमारी से इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है, महामार्ग को। अगला है, आधुनिक सभ्यता का आधार
कहा जाता है। आधुनिक सभ्यता भाई अभी तो देखो जैसे उद्योग के रूप में देखें तो लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक सभ्यता का आधार कहा जाता है। अगला है सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य एमपी है, मध्य प्रदेश है ना, ये रहेगा। नेक्स्ट है भारत का सब विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, दूसरा नंबर है। नेक्स्ट आ जाता है कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति किस वर्ष आई थी, सन 2015 में, है ना। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कब से कब तक रही, तो 1951 से 81 के दशक तक ये रही थी। कौन सी जनसंख्या विस्फोट की अवधि, ठीक है। और 2001 से 21 तक कौन सी रही थी, ऊपर हमने क्वेश्चन देखा ही था। अब आ जाते हैं हमारे कुछ 2, 3 व 4 नंबर के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मानव विकास से क्या अभिप्राय है। मानव विकास का तात्पर्य लोगों की आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारने से है। मतलब मानव का विकास हो एक तरीके से, किस तरीके से हो सकता है, बस शिक्षा में हो सकता है, स्वास्थ्य में, है ना, जीवन स्तर में सुधारने को मानव विकास यहाँ पे करार दिया गया है। ये यहाँ पे दिया गया है। इसके प्रमुख 4 घटक कौन कौन से होते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, आय हो गई है ना, इनकम वगैरह, और जीवन स्तर। तो इस तरीके से इनके घटक लिख दीजिएगा, कंप्लीट है। नेक्स्ट आ जाता है भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। कुछ राज्यों में मतलब श्रम सहभागिता ज़्यादा है, कुछ में कम, तो ऐसा क्यों है। तो कृषि और श्रम प्रधान उद्योगों की प्रचुरता, गरीबी और जीविका की आवश्यकता, शिक्षा और कौशल का स्तर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो जलवायु निर्भरता, सिंचाई की कमी। देखिए तो कृषि की 3 समस्याएं, तो सिंचाई की कमी समस्या हो जाती है ना, जलवायु की निर्भरता। भारतीय कृषि का बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है, जिसके अनियमित होने पर कृषि जो उत्पादन प्रभावित होता है। अगला है देश के अधिकांश भागों में क्या है, सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है ना, पानी भी उपलब्ध नहीं है कई जगह। तो अगला है भूमि का निम्नीकरण। तो ये 3 समस्याएं आप कृषि की लिख सकते हो। अगला आ जाता है शुष्क खेती और आर्द्र खेती, यानी कि कृषि में अंतर आपको लिखना है। शुष्क जो सूखी खेती है उन क्षेत्रों में करी जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला है आर्द्र कृषि जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर वर्षा होती है तो वहां पे आर्द्र कृषि की जाती है, वहां पे नमी वाला क्षेत्र होता है, वहां पे वर्षा ठीक ठाक होती है। अगला है प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा और चना होती हैं शुष्क खेती में, और इसमें गन्ना, चाय, धान ये सारी फसलें होती हैं। सिंचाई सुविधाएं सीमित होती हैं इसमें, इसकी सिंचाई सुविधाएं प्रचुर मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता है, पानी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जननांकीय संक्रमण की 3 विशेषताएं लिखिए। तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 3 अवस्थाएं होती हैं। तो उच्च जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि धीमी, ये सारी 3 अवस्थाएं आप समझा सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जनसंख्या संगठन को लिखिए। जनसंख्या संगठन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, देख सकते हैं यहाँ पर जनसंख्या संगठन का आशय किसी क्षेत्र की जनसंख्या के लक्षण और विशेषताओं से है। इसमें लिंग, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, जातीयता, भाषा और आर्थिक स्थिति जैसी विशेषताओं का जो है अध्ययन किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये इसके संगठन हो जाते हैं जनसंख्या के, है ना। तो कौन कौन से, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, ये सारी कुछ चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। अगला है मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, है ना। इस चीज़ को याद रख लेना। मानव भूगोल की 2 शाखाएं, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एलन सी सेमपुत्त के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। देखिए किसी भी वैज्ञानिक के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा आ सकती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो इनको याद कर लेना। ये कहते हैं कि मानव भूगोल वह अध्ययन है जो पृथ्वी की सतह पर मानव समूहों और उनके संबंधों को प्रभावित करने वाले विभिन्न भौगोलिक कारकों का अध्ययन करता है, वो मानव भूगोल है, यहाँ पे एलन सी सेमपुत्त ने कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 प्रतिकर्ष कारक लिखिए। एक बेरोजगारी है, दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा हो गया, बाढ़, भूकंप वगैरह। नेक्स्ट है खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो खनिजों की उपलब्धता, एक भूगर्भीय परिस्थितियां, श्रम और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता। तो ये ऐसे कारक होते हैं जो कि खनन को कार्य को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है थॉमस माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है। तो ये आंसर दिया गया है, इनका आंसर जरूर से कंप्लीट कर लेना। थॉमस माल्थस ने 1798 में अपने जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत दिया। उन्होंने अपने मत में कहा कि जनसंख्या गुणोत्तर दर में बढ़ती है, जबकि खाद्य उत्पादन जो है अंकगणितीय दर में बढ़ता है। यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जाता तो भूखमरी, बीमारी और युद्ध जैसी प्राकृतिक आपदाएं जनसंख्या को नियंत्रित करेंगी। तो ये इन्होंने अपना मत दिया, सिद्धांत दिया। अगला है मानव विकास के 4 उपागम कौन से हैं। तो आय उपागम है, कल्याण है, और बुनियादी आवश्यकताओं का उपागम और क्षमता उपागम, ये 4 उपागम यहाँ पे मानव विकास के बताए गए हैं, है ना। तो याद रखिएगा
बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच, याद रखिएगा ना। अगला है हमारा भारत की ग्रामीण बस्तियों के दो प्रकार लिखिए। तो दो प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने, स्थायी बस्तियाँ और अस्थायी बस्तियाँ। भारत के दो प्राचीन नगर कौन कौन सी हैं? वाराणसी लिख सकते हो, पटना लिख सकते हो, एक उज्जैन भी आप लिख सकते हो, है ना, उज्जैन। तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सुएज नहर और पनामा नहर के बीच कोई चार अंतर। 3 नंबर या फिर 4 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो सुएज नहर और पनामा नहर में अंतर कर लेना। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और पनामा नहर कहाँ? यह मध्य अमेरिका में स्थित है। यह क्या है? उत्तरी अफ्रीका में है, यह मध्य अमेरिका में है, एक अंतर यह हो जाता है। और सुएज नहर की लंबाई जो है 193 किलोमीटर है और पनामा नहर की लंबाई जो है 82 किलोमीटर है। मतलब कह लो कि सुएज नहर बड़ी नहर है। सुएज नहर में कोई जल ताले नहीं हैं, मतलब लॉक्स वगैरह नहीं है, इसमें जल ताले का उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण 1869 में हुआ था, इसका निर्माण 1914 में हुआ था। मतलब कह लो कि सुएज नहर पुरानी है, बड़ी है एवं यह अफ्रीका में है ना, उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वायु प्रदूषण को के दो स्रोत लिखिए और नमामि गंगे के जो है आपको क्या उद्देश्य लिखना। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वायु प्रदूषण और नमामि गंगे के क्रमशः स्रोत एवं उद्देश्य लिखिए। मतलब क्रमशः मतलब वायु प्रदूषण के स्रोत लिखने हैं, नमामि गंगे के उद्देश्य लिखने हैं। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण के स्रोत, वाहनों से निकलने वाला धुआं, है ना, व्हीकल इमिशन हो सकता है, फ्यूल वगैरह, है ना, फ्यूल एफिशिएंसी। नेक्स्ट आ जाता है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रियल जो एमिशंस होता है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कह सकते हैं, उससे क्या होता है, ये सारा जो है वायु प्रदूषण फैलता है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा नमामि गंगे के दो उद्देश्य आपको लिखने थे। तो गंगा नदी के प्रदूषण को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है और नदी के आसपास के पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और पुनरुत्थान करना, ये इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है आदिकालीन निर्वाह कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। तो छोटे और सीमित खेत और आदिकालीन कृषि की बात की जाएगी। कृषि में पारंपरिक उपकरणों और विधियों का उपयोग यहाँ पे किया जाता था। और ये तीसरा आपको दिया गया फसल उत्पादन केवल परिवार की आवश्यकताओं के लिए। अगला क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली क्रियाकलापों को लिखिए। तो परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, सीमा और सेवा, स्वास्थ्य सेवा। तो बिल्कुल कंप्लीट करके जाओ इन क्वेश्चन को, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने के मिलने वाले हैं आपके पेपर में, तो जल्दी से इन्हें कंप्लीट कर लो और एक बार और वीडियो देख लेना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इन क्वेश्चन को लिख लो अच्छी तरीके से और बोर्ड परीक्षा के लिए तो तैयार कर ही लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।